हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, जो कि 24 जुलाई तक चलने वाली है। तो इसी फॉर्म फिलअप में हम क्या करें कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से हल करें। तो आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का तड़का लगाने वाले भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि एमटीएस और हवलदार में केवल दो ही सब्जेक्ट आपका मेन है, एक तो जीके है और इंग्लिश है। जीके में यदि साथ ही आप 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस कर लेते हैं तो समझिए आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। इंग्लिश में आपका इंग्लिश में सारे टॉपिक क्लियर है कि इन्हीं टॉपिक से सॉल्व पूछ जाते हैं, एक भी सिंगल सॉल्व बाहर नहीं आता वो टॉपिक जो आपका इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस में। लेकिन साथ ही जीके ऐसा सब्जेक्ट है, हम कितना भी पढ़ लें हमारे लिए कमी होता है। तो साथ ही आज की इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप भी साथी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, इस क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को देखिए। क्या आप सभी की तैयारी ऐसी है कि 60 में से लगभग आप सभी का 45 प्रश्न ठीक हो पा रहे कि नहीं? ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डू और डाई आप सभी को इस 2025 में या तो करना है या तो साथ ही आप समझ रहे हैं। इस टेस्ट को कंप्लीट लगाइएगा, इस क्लास को एज आप लोग टेस्ट लीजिएगा, देखिएगा आप सभी का कितना स्कोर बनेगा। ओके, तो डेली क्लास एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एक तो सुबह 8 बजे और एक शाम में 6:30 बजे आती है। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास का पहला प्रश्न हल करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसमें 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी 180 नंबर की ये टेस्ट है, जिसमें से 1 नंबर का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई शहर है। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? बताइए साथी, इन मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो आप जानते हैं साथी, अशोक ने लड़ा था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित? यानी साथ ही आप सभी से पूछ रहा है कि गिद्धा जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, ये सवाल आप सभी से पूछ रहा है। तो गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो भाई पंजाब से संबंधित है गिद्धा। ऑप्शन है क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सीमा किस दिशा में म्यांमार से लगती है? बताइए साथी, जो भारत की सीमा है किस दिशा में म्यांमार से लगती है? तो भाई पूर्व में म्यांमार से लगती है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो इनमें से तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था भाई? बताइएगा। तो पहले चेक करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक तो तुगलक वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक भी देखिए भाई तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन भी था। लेकिन साथ ही जो रुकनुद्दीन तुगलक है ये किस वंश का शासक था? तो भाई ये गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था गुरु, याद रखिएगा। और आप जानते हैं रुकनुद्दीन तुगलक के पिताजी का क्या नाम था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? तो यही रुकनुद्दीन तुगलक था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान और बेटा कौन था? रुकनुद्दीन तुगलक। और इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था उसका बेटा कौन था? रुकनुद्दीन तुगलक। ये किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था, ये बात याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बताएंगे कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाते हैं? तो इनमें से तो केवल पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बूंदी उत्सव। ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? बताइए साथी।
बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो भाई याद रखिएगा, मेधी कहलाता था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथी, हम आपको क्लियर कट देना चाहते हैं कि एमटीएस में जीके जीएस का बिल्कुल भी इजी सॉल्व नहीं आता है, क्योंकि मेन आपका जीके है तो भाई इजी तो सॉल्व देगा नहीं, क्योंकि इससे सिलेक्शन होता है। तो भाई आप इजी सॉल्व पढ़ के आप यदि पेपर देने जाएंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये हम क्लियर आपके साथ कोई गलती नहीं करेंगे। जैसा आपके पेपर में सॉल्व आता है बिल्कुल वैसा प्रश्न डेली हम करवाते हैं भाई। ओके, इजी सॉल्व हम नहीं कराते हैं क्योंकि उससे कोई फ़ायदा हमें होने वाला नहीं है। इजी सॉल्व तो सब कोई कर लेता है, कठिन सवाल कोई नहीं पढ़ता जल्दी। ओके, जिस भी क्लास में आप देखेंगे इजी सॉल्व होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट वहीं से पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमें तो आ रहा है, वो वहीं से उनका भाई वो पीछे जाते रहते हैं इजी सॉल्व यदि आप करते हैं तो। भाई हम क्लियर आपको कहना चाहते हैं। ओके, यदि आप इजी इस टाइम सवाल कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए भाई, यदि आपको 2025 में एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो। ओके, देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? ये इजी सवाल है भाई। देखिए अनुच्छेद 14 करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? बताइए साथी, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो किसने गोरा लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? बताइए साथी, किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम था किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? तो 1995 में स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? बताइए साथी, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? तो ये भाई याद रखिए, यूबो यानी यूफोर्बिया के लिए, डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता है? चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता है? तो शाला भोग के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भाई सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लगभग आप सारे क्वेश्चन याद करते चल रहे होंगे। तो साथ ही आपको एग्जाम तक जितने भी हम आपको क्लास देंगे, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे भाई। ओके, डेली का डेली आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, जो सुबह 8 बजे आएगी और शाम में 6:30 बजे आएगी। ओके, निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुकू के नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, किस देश में झूम कृषि को भाई कोनुको के नाम से जाना जाता है? तो भाई वेनेजुएला में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो एमाइलेस है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। ऑप्शन में क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज की किस दर से कर वसूलते थे? बताइए साथी। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक जो फसलों की उपज थी इनको किन दर से वसूलते थे भाई? तो याद रखिए 1/6 भाग के रूप में, यानी ऑप्शन यहाँ से बी आपका क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये भाई एसएससी एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है ये। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत कलाकार का नाम दे देगा और आप सभी से पूछेगा। ओके, जैसे इसमें दिया कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो एक तो भरतनाट्यम के लिए और कुचिपुड़ी के लिए। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? बताइए दोस्त। आप जानते हैं सबसे अधिक केरल की साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 91 से लेकर 95% तक थी भाई। डी ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की तो एक मेन फेमस भाई आत्मकथा है, वो कौन सी है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, केवल यही है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस है। ध्यान देंगे ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लिंगानुपात कहलाता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? बताइए साथी, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देख रहे हैं साथी, वैसे आप एग्जाम वनडे जो एग्जाम होता है आपसे ऐसे पूछेगा कि जो बोनालू त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, लेकिन डिटेल में आपको इससे सवाल पूछता है एसएससी एमटीएस। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंपली आप जानते हैं भाई तेलंगाना मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्रस स्रावित करती है? बताइए साथी, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या अंग पित्रस स्रावित करती है? तो यकृत करती है। डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या दे रखा है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये साथी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी यूएसए से लिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन भी क्या बन रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भाई असम का है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि भारत की ऐसी कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वो कौन सी नदी है? तो मेरे दोस्त याद रखिए गोदावरी नदी है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लिथियम की है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को लॉक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? बताइए साथी। ईमानदारी के साथ भाई आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। अभी तक तो हमारा प्रीवियस के सवाल चल रहे हैं, अभी 2024 का तो सारे शिफ्ट के क्वेश्चन बाकी हैं, अभी तो साथी पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये तो हम 2023 के सारे सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो जब 2024 का आगाज होगा तब देखिएगा साथी 2024 में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे। एक एक सवाल को हम हर शिफ्ट में अभी कलेक्ट करें, अभी वेट करेंगे उसका भी। लगभग साथी आप जानते हैं अगली बार जो 2024 पेपर हुआ था 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट हुआ, 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन किसी कारण 19 नवंबर को गया था। ओके, याद रखिएगा। तो अकबर का राजस्व मंत्री इनमें से कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा टोडरमल है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 32। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो भाई याद रखिए आंध्र प्रदेश के थे। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भाई याद रखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 34। गॉर्न गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? बताइए साथी, गॉर्न गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई याद रखिएगा गिलियन फ्ली ने लिखी है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर अ वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। हिंदी में कभी ऐसे भी पूछ देता है कि वीजा के लिए प्रतीक्षा किसकी आत्मकथा है, किसकी पुस्तक है? तो भीमराव अंबेडकर जी की ही है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 37। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइएगा माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मेरे दोस्त याद रखिए उड़ीसी से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो काफी जी सवाल हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार पाया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा बहुत अच्छी तरीके से मोहन जोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन है क्या बनेगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए। तो 1929 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन देखिए साथी जीके का आएगा, जिसमें से आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का सवाल मिलेगा। याद रखिएगा आप लोग साथी। ओके, तो किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? एक एक दिन हम लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आप लोग मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को। डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल बताइए क्या होता है? चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो काफी जी सवाल हो गया, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बताइए साथी, कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती जिनके जीवन साथी वो क्या है? घर से दूर चले जाते हैं। तो भाई ये याद रखिए बिरहा होता है भाई। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा? दून आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? बताइए, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो भाई याद रखिए एलिमेंट कहलाती है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? बताइए साथी, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2002 में जोड़ा गया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। डैश यानी किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। सिंपली सवाल बता दीजिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया था, पूरा नाम है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी बजट का एक घटक है? तो इनमें से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है मेरे दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय है, जो कि एक पूंजी बजट का एक घटक है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 को। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो भाई आप जानते हैं कि जून जुलाई में अब समय हो चुका है भाई, जून जुलाई के महीने चल चुका है, यानी खरीफ की फसल अब उगाई जाएंगी। आप कब साथी काटते हैं? तो आपका जब साथी अक्टूबर नवंबर के महीने में काटा जाने लगता है। जैसे कि आपका धान होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, यही। तो इस टाइम कौन सा मौसम चला है? इस टाइम आप जानते हैं वर्षा का मौसम शुरू हो चुका है। ओके दोस्त, आपको महीना नहीं पूछेगा भाई, आपको वो सीजन दे देगा कि सीजन में खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो वर्षा की सीजन जो आपका जून जुलाई का महीना है। ओके, काटी कब जाती? तो अक्टूबर के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में भाई। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो सर जी कोलकाता को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 51 को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? देखिए साथी, सबसे पहले आप डीपीएसपी के बारे में आप जानते होंगे, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका आर्टिकल साथी 36 से 51 के बीच में है। डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, ये भाग साथी चौथे में शामिल है। और आर्टिकल आपका 36 से 51 के बीच में, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सवाल पूछता है तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ओके, अब इसके तहत साथी जो ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 40 के तहत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए साथी, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो भाई याद रखिए अपर्णा सतीशन को दिया गया। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाए। शायद ये साथी 2021 का है क्या डेटा? 2021 का डेटा शायद है ये। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक एग्जाम्पल इनमें से कौन है? तो भाई आप देख रहे हैं भाई मोती मस्जिद जो दिल्ली में है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुरु अगला सवाल को लॉक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? बताइए साथी, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण की थी?
तो बाबर ने धारण की थी गाजी की उपाधि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो साथी किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिंपली है गुरु, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो मेरे दोस्त, इनमें से कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में जो कि मदद करता है? तो सर जी क्लोरोफिल। आप देखते हैं पत्ती जो होती हैं, यानी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं, हरा क्यों होती है? वो क्लोरोफिल उसमें जो कि प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी? बताइए साथी। प्रार्थना समाज की स्थापना तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना यही तो किया था भाई, राजा राम मोहन राय जी ने। अकाली दल का किसी ने स्थापना नहीं किया था, 1920 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, लेकिन हमसे तो पूछा राजा राम मोहन राय जी की, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई केरल राज्य में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सिंपली सर जी, भारत में राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है सभी सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो ये साथी फाइनली 60 क्वेश्चन, आज एमटीएस का तड़का लग चुका है, जीके जीएस का आगाज हो चुका है। अब आप तैयार हो जाइए साथी। डेली आपको क्लास लेनी है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जैसे क्लास आएगी तो साथ ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा, समझे होंगे, परखे होंगे और अपनी तैयारी को देखे होंगे कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है साथी, एक तो जीके और इंग्लिश। मैथ रीजनिंग आते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग तो केवल आपको 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन पास करने होते हैं। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी 11 AM पे। ध्यान दीजिएगा भाई, 11 AM पे आप सभी की क्या चल रही है? आरआरबी एनटीपीसी की क्लास, जो कि क्लास 12th का एग्जाम होने जा रहा है भाई। क्लास 12th पास आउट के, क्लास 12th का एग्जाम नहीं, क्लास 12th पास आउट के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए, जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है, उसके लिए दोपहर में हम लोग 11 AM पे, दोपहर क्या सुबह 11 AM पे क्लास डेली हो रही है। तो मिलते हैं साथ ही उसी क्लास में। नोटिफिकेशन का ऑन करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।